हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 1 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो इस साल की थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। कहने का मतलब है विज्ञान, तकनीक, नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर उसका प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है हर साल 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके मनाने का कारण क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। तो जो भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। रमन प्रभाव जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा खोज है। इस खोज के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित करने के लिए हर साल भारत सरकार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। अब यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत पहली बार 1954 में हुई थी। पहली बार भारत रत्न 1954 में टोटल 3 लोगों को दिया गया था। उनमें से एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन। अन्य 2 व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और तीसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी जो कि भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी तथा पॉलिटिशियन थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पहली बार भारत में भारत रत्न 1954 में दिया गया था, जो कि टोटल 3 लोगों को दिए गए थे। ये 3 लोग कौन कौन से थे? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीवी रमन। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को इनके रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। जो नोबेल पुरस्कार हैं ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल जो कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। जो नोबेल पुरस्कार हैं टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र तथा साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक की कितने व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक की टोटल 5 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 5 भारतीय कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उसके बाद 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को, उसके बाद 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को, और लेटेस्ट 2014 में
शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। तो ये हैं 5 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार भारत से मिला है। इसके अलावा 5 अन्य व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन जिस समय उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं शरद गोखलानी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है राजस्थान के जयपुर शहर में और इसका टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते किसे हैं, और दूसरा क्वेश्चन वर्तमान में कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वह बैंक है जिसके पास लिमिटेड बैंकिंग सेवाएं देने का अधिकार होता है। जैसे जो फुल फ्लेज्ड बैंक होता है उससे कितना भी आप लोन ले सकते हैं, कितना भी पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकता है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें आप 1 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं, 1 लाख रुपया तक स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको लोन दे सकता है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ये क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकता है। तो लिमिटेड सेवाओं के साथ जो बैंक होती है इसके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में टोटल भारत में 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और यहाँ से अक्सर इनके मुख्यालय के नाम पूछे जाते हैं। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है जयपुर राजस्थान। इसी प्रकार से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है जालंधर, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर, ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है केरला के थ्रिसूर में, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है गुवाहाटी असम, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है नवी मुंबई, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है वाराणसी उत्तर प्रदेश। और स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिलती जुलती अन्य प्रकार की बैंक हैं जिन्हें हम कहते हैं पेमेंट बैंक। वर्तमान में भारत में टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं। भारत की पहली पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, और वर्तमान में एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है जो कि है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है स्मॉल फाइनेंस बैंक तथा पेमेंट बैंक अलग अलग प्रकार की बैंकें होती हैं जिनके पास लिमिटेड बैंकिंग सेवाएं देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया है। आपको बताना है कि माइकल सोमारे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो माइकल सोमारे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये पपुआ न्यू गिनी के देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं माइकल सोमारे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पपुआ न्यू गिनी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। माइकल सोमारे को पपुआ न्यू गिनी का फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत के फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को, पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, इसी प्रकार से बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। अब ये जो पपुआ न्यू गिनी देश ये कहाँ है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मैप, ये अपना रहा प्यारा भारत, इसके नीचे ये है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी।
जो पपुआ न्यू गिनी है ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक देश है। पपुआ न्यू गिनी देश की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बे और यहाँ की मुद्रा है कीना। कीना जो है मुद्रा ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है पपुआ न्यू गिनी देश की मुद्रा है कीना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो महोत्सव तथा त्यौहार हैं इनके बारे में देख लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, संघाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य का है, सिंघू दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार तथा महोत्सव जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वित्त मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो हाल ही में जो G20 फोरम है इसके देशों की जो केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वित्त बैंक हैं इनकी एक बैठक हुई है। इसकी होस्ट देश है इटली, यानी कि इटली देश की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत की केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उनके बीच तथा भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनकी बैठक हुई है G20 देशों के साथ, जिसकी अध्यक्षता की है इटली देश ने। तो चलिए अब हम देख लेते हैं G20 फोरम क्या है। तो G20 जो कि दुनिया के 19 देश, ये 19 देश कौन कौन से हैं? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। तो आपको याद रखना है G20 फोरम दुनिया के 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसका भारत भी मेंबर है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या G20 फोरम का भारत मेंबर देश है? तो यस, भारत भी G20 देशों का एक मेंबर देश है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम शहर में किया जाएगा। अगले साल 2022 में इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में किया जाएगा और 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले G20 शिखर सम्मेलन भारत में 2022 में होने वाला था, लेकिन 2022 में इसको टाल दिया गया है। अब 2022 में इंडोनेशिया देश के लाबुआन बाजो शहर में होगा और अगले साल यानी कि 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब ये जो G20 फोरम है इसी से मिलता जुलता एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका नाम है G7। G7 कुल 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका। जो दुनिया के 7 बड़े अर्थव्यवस्था यानी कि GDP वाले देश हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका नाम है G7। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत G7 देशों का मेंबर देश है या नहीं? तो आपको याद रखना है भारत G7 देशों का मेंबर देश नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम यूके के शहर लंदन में। और 2021 के G7 शिखर सम्मेलन 2021 में यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में इनवाइट किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है और इसका पहले नाम था सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, इसके दर्शकों की कैपेसिटी है 1,10,000 और इसका नाम बदल दिया गया है, इसका अब नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब हम कुछ पुरस्कार के नाम देख लेते हैं जो कि रिसेंटली दिए गए हैं। जैसे हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। फेमिना मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। कायाकल्प पुरस्कार जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों को दिया जाता है, कायाकल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को। ग्लोबल टीचर प्राइज में 7 करोड़ रुपए का इनामी राशि दिया जाता है। तो ये हैं कुछ रिसेंट में दिए गए पुरस्कार जिनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पुरस्कार और आपको याद रखना है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। और इस साल पद्म विभूषण जो है टोटल 7 लोगों को दिया गया है और जिनमें से एक व्यक्ति हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शिंजो आबे को भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यानी कि नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है ये 27 फरवरी को मनाया जाता है यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है भारतीय इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि भारत की कपड़ा मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा से सांसद हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा से स्मृति ईरानी सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं मातम वेंकट राव। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में, इसीलिए इसका टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। आपको मेनली 6 बैंकों के सीईओ तथा उनके मुख्यालय के नाम याद रखने हैं। ये 6 बैंकें कौन कौन सी हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ तथा एमडी हैं, चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र की, जिसके वर्तमान में सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। बीओबी बैंक, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिसके वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। दूसरी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है आईसीआईसी बैंक, जिसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की एक्सिस बैंक, जिसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। ये तो बात हो गई इनके चेयरमैन तथा एमडी एवं सीईओ की। अब आपको इनके मुख्यालय के नाम याद रखने हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक तथा एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। बीओबी बैंक का मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ ऑब्लिक अनट्रुथ, मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ ऑब्लिक अनट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है गुलाब कोठारी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुलाब कोठारी कौन है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं गुलाब कोठारी, जो कि एक महान पत्रकार, साथ ही साथ जो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है उसके वर्तमान में प्रधान संपादक हैं। तो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर के जो प्रधान संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं, उसके जो गुलाब कोठारी हैं, इन्हीं के द्वारा मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ ऑब्लिक अनट्रुथ नाम की किताब यानी कि पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है किस नदी पर बन रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये चिनाब नदी पर बन रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ये बन तो पिछले 1 साल से रहा है, लेकिन ये हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि भारत के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल ने हाल ही में ट्वीट करके बताया है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पर बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 2021 तक ये चालू हो जाएगा, इसलिए ये वर्तमान में चर्चा में है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पर बन रहा है, ये किस राज्य में बन रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में कटड़ा बनिहाल जो रेलवे लाइन है, उसी रेलवे लाइन पर रियासी नामक जगह पर चिनाब नदी पर बन रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और ये आधा से ज़्यादा बनकर तैयार हो गया है। ये दिसंबर 2021 तक कंप्लीट चालू हो जाएगा और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 467 मीटर। कितनी? 467 मीटर। ये जो पुल है कुछ इस प्रकार से, यानी कि धनुष के आकार का बन रहा है। यही उसका फोटो है जो कि पीयूष गोयल रेल मंत्री के द्वारा शेयर किया गया था। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई है 667 मीटर, जो कि धनुष के आकार का है। यहाँ पर बात की गई है। हाँ, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज। आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि भारत का वर्तमान में सबसे लंबा ब्रिज कौन है, सबसे लंबा पुल कौन है? तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु,
जिसे ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। ये असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सबसे लंबे सड़क पुल, जिसका नाम होगा थुबरी फूलबाड़ी पुल, इसका शिलान्यास किया गया है, जिसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर, जो कि असम से मेघालय राज्य को जोड़ेगा और ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बन रहा है, जिसका नाम होगा थुबरी फूलबाड़ी पुल, जो कि 19 किलोमीटर का है। यहाँ पर बात की गई है जम्मू कश्मीर राज्य की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया, ये है भारत का राज्य जम्मू कश्मीर। ऊपर जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये भी जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। और इधर वाला जो सफ़ेद पोर्शन है, ये चीन के पास है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो रेड कलर से जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये है जम्मू कश्मीर, जो कि भारत के पास है। और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ये पाकिस्तान देश के पास है, जिसे हम POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, जिसे पाकिस्तान देश में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जो आज़ाद कश्मीर है, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, जबकि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है, इसकी दो राजधानियां हैं, श्रीनगर तथा जम्मू। जो श्रीनगर शहर है, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री की जो सीट है खाली है, रिक्त है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। अब आपको जम्मू कश्मीर राज्य से कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे डाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये जो सारी राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। जो डॉक्टर सलीम अली थे, इन्हें भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे। और जम्मू कश्मीर राज्य में ही श्रीनगर में वुलर झील है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। भारत में केसर एकमात्र राज्य में उगाई जाती है, ये राज्य है जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन रेलवे तथा SSC में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर उगाई जाती है, केसर जिसे इंग्लिश में सैफरन SAFFORN सैफरन के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में उगाई जाती है। तो आपको याद रखना है, केसर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं भारत के टॉप 10 खिलाड़ियों के नाम। अगर आपके एग्जाम में किसी भी महिला खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा, तो ज़्यादातर 90 to 95% चांस है कि इन्हीं 10 खिलाड़ियों में से नाम पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कभी भी क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में उन्हीं खिलाड़ियों का नाम पूछा जाता है जो कि कम न्यूज़ में रहते हैं और अपने क्षेत्र के महान खिलाड़ी हैं। तो चलिए देख लेते हैं 10 खिलाड़ियों के नाम। जैसे, और ये सारे जो खिलाड़ी मैंने यहाँ पर लिखा है, सारे महिला खिलाड़ी यानी कि वीमेन प्लेयर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कनेरू हम्पी। कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, ये शतरंज यानी कि चेस खिलाड़ी हैं। अगली हैं ज्योत्सना चिनप्पा। ज्योत्सना चिनप्पा जो कि एक स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। ज्योत्सना चिनप्पा के अलावा एक अन्य नाम याद रखना आपको, दीपिका पल्लिकल कार्तिक। दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी हैं। दीपिका पल्लिकल कार्तिक भी एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक जो कि गोल्फ खेलती हैं। रानी रामपाल जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल वर्तमान में हॉकी इंडिया महिला टीम की कैप्टन भी हैं। और रानी रामपाल को 2020 का जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, से भी रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। मनिका बत्रा को भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है पिछले साल। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा राज्य से हैं, ये जिम्नास्ट खेलती हैं।
MC मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं यानी कि मुक्केबाज हैं, ये मणिपुर राज्य से हैं। MC मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने अब तक की टोटल 6 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियन में जीता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MC मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन में 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। जो MC मैरी कॉम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी है ये MC मैरी कॉम की है और ये क्वेश्चन हाल ही में 2 से 3 बार RRB NTPC में पूछा गया है। साइखोम मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर हैं यानी कि भारोत्तोलक हैं, ये भी मणिपुर राज्य से आती हैं। साइना नेहवाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल के अलावा एक अन्य खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट जो कि हरियाणा राज्य से हैं, ये एक पहलवान यानी कि रेसलर हैं। तो ये हैं टॉप 10 खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है। तो हाल ही में जो न्यूज़ में रहा है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह, अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट, ये ब्राज़ील देश का एक उपग्रह है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमेजोनिया फर्स्ट जो कि एक ब्राज़ील देश का उपग्रह है, ये इसका काम क्या होगा। तो यह एक ब्राज़ील देश का उपग्रह है जो कि ब्राज़ील के जो अमेजन क्षेत्र हैं वहाँ पर वनों की कटाई की निगरानी के लिए, साथ ही साथ ये उपग्रह पूरे ब्राज़ील की विविध कृषि का विश्लेषण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है अमेजोनिया फर्स्ट जो कि एक ब्राज़ील देश का उपग्रह है जो कि ब्राज़ील देश के अमेजन क्षेत्र के वनों की कटाई तथा कृषि के विश्लेषण के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है इसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है कल ही, इसीलिए यह चर्चा में है। तो आपको याद रखना है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसरो की एक दूसरी एजेंसी है, एक दूसरी कंपनी है, सहायक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इसरो की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है NSIL। ये जो NSIL कंपनी है इसरो के उन सभी उपग्रह को लॉन्च करेगा जो कि किसी दूसरे देश के होंगे या फिर किसी कंपनी के होंगे या फिर जितने भी प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड उपग्रह हैं उन सारे उपग्रह को NSIL कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और हाल ही में जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह ब्राज़ील देश का है ये NSIL के द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। इसके साथ ही साथ NSIL के द्वारा 18 अन्य उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। NSIL जो कि इसरो की एक वाणिज्यिक नोडल एजेंसी है जो कि इसका यह पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है। अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी होगी NSIL जो कि निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुमति देती है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो पर कार्य लोड जो कार्य क्षमता था बहुत ही बढ़ गया था क्योंकि भारत का जो स्पेस मिशन था उसको भी कंट्रोल करता था, साथ ही साथ दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी जो सैटेलाइट होते थे उनको इसरो लॉन्च करता था। लेकिन इसरो ने एक दूसरी सहायक कंपनी बनाया जिसका नाम है NSIL जो कि ये सारे अन्य देशों के या फिर जो अन्य कंपनियां होंगी जिनका बिजनेस इस कंपनी को मिलेगा सारे सैटेलाइट NSIL के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। और जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है जो कि इसरो की सहायक कंपनी NSIL के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है ये PSLV C51 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है तो ये
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है PSLV C51 कल अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह के साथ ही साथ अन्य 18 उपग्रहों को भी लेकर उड़ा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर का आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है एक नज़ारा। आप ये जो देख पा रहे हैं जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ, इसे कहते हैं रॉकेट। इसी रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और यही रॉकेट है PSLV C57, जिसकी मदद से ब्राज़ील का जो अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये जो तस्वीर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितनी जगह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो वर्तमान में इसरो के पास 2 ही स्पेस सेंटर हैं। कौन कौन से? पहला है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और दूसरी जगह है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इन्हीं 2 जगहों से भारत में सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। अब आपको भारत के जो इसरो की के कुछ रॉकेट हैं, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे PSLV जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हैं सारे इसरो के रॉकेट जिसकी मदद से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रयान फर्स्ट था जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। ये RRB, NTPC तथा SSC CGL के एग्जाम में करीब करीब 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रयान फर्स्ट जो कि 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, इसको PSLV XLC11 लेकर उड़ा था। जबकि हाल ही में जो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन था, इसको GSLV MK थर्ड रॉकेट लेकर उड़ा था। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो भारत का मंगलयान मिशन था, मंगलयान मिशन जो कि 2014 में किया गया था, इसको रॉकेट जो ले गया था उसका नाम था PSLV XLC25। तो इस प्रकार से इन 3 रॉकेट के नाम याद रखने हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। भारत में स्पेस जगत का पिता माना जाता है विक्रम साराभाई को। क्यों? क्योंकि विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी, इसीलिए विक्रम साराभाई को भारत में स्पेस का फादर यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। वर्तमान में इसरो के हेड हैं डॉक्टर के सिवान। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका देश से थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है नील आर्मस्ट्रांग जो कि डायरेक्ट ये चंद्रमा का तस्वीर है। जिस समय ये इन्होंने अपना पैर रखा था वही तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है। नील आर्मस्ट्रांग जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति थे, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे बज एड्रिन। बज एड्रिन जो कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। और इन्होंने चंद्रमा पर कब पैर रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के तहत जुलाई 20, 1969 पर पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा पैर किसने रखा, तो चंद्रमा पर पहली बार दूसरा पैर भी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग जो था लंगड़ा तो था नहीं, एक पैर तो था नहीं, उसके दोनों पैर थे। तो पहला भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा व्यक्ति कौन था, तो दूसरा व्यक्ति था बज एड्रिन। जो नील आर्मस्ट्रांग है, ये चंद्रमा पर टोटल 6 घंटा रहे थे। और इनकी ये जो फोटो है, ये फोटो खींची थी बज एड्रिन ने। बज एड्रिन जो है ये टोटल 39 मिनट और 2 घंटा
सिर्फ 2 घंटा 39 मिनट चंद्रमा पर रहे थे, जबकि नील आर्मस्ट्रांग टोटल 6 घंटा चंद्रमा पर रहे थे। कब? 20 जुलाई 1969 को। जो अपोलो 1 मिशन था इसमें टोटल 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एड्रिन तथा माइकल कॉलिंस। जो माइकल कॉलिंस थे ये अपोलो 11 जो स्पेस यान था उससे बाहर नहीं निकले थे। सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग तथा बज एड्रिन ही स्पेस फ्लाइट से बाहर निकले थे। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि एक रूस देश के निवासी थे। ये 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिकन हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन जो कि एक रसियन हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज के जीके डोज से हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दूध रिसर्च सेंटर जो है, नेशनल मिल्क रिसर्च सेंटर जो है, डेयरी रिसर्च सेंटर है, इसका मुख्यालय करनाल के हरियाणा के करनाल शहर में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारतीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा के करनाल शहर में। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी है दूध की अमूल। अमूल डेयरी भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। अमूल डेयरी का मुख्यालय है गुजरात के आनंद शहर में। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर है। गंगा नदी के किनारे ही पटना है, भागलपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का नॉर्मल जो तापमान है, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं पुस्तक में 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है। तो अगर ऑप्शन में 98.6 है तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो आपको 98.4 फ़ारेनहाइट को टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस का 193वां सदस्य देश कौन है। तो सबसे आखिरी यानी कि लेटेस्ट सदस्य देश है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। और दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो भारत आया था 1928 में। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि जो सर पुराना करंट अफेयर है उसका रिवीजन कराया करो, ना कि डेली वाले का। तो चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इराक अली गरीब शिवाली जो हैं ये जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश राज्य की एक योजना है। ओलेक्स ऑटो जो है इसके नए ग्लोबल सीईओ बने हैं भारत के व्यक्ति गौतम ठाकर।
अल्पाइन प्लांट प्रजाति जो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की जो आयु है 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ शहर में, चंडीगढ़ राज्य में। बायो एशिया सम्मेलन 2021 में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी को, जिसने कोवैक्सीन नाम की कोविड-19 की टीका बनाया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबसे तेज इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना नया सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है रूस देश की सुपर मॉडल नतालिया वेदियानोवा को। तो ये था हमारा करंट अफेयर का रिवीजन। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग हमको कमेंट में बताइए कि आज का जो वीडियो है कैसा लगा, इसका लेंथ छोटा करें या इतना ही रखें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।